नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू और सबसे पहले बात करेंगे केदारनाथ के वायरल हुए वीडियो की। तो केदारनाथ धाम के गर्भगृह का वीडियो आज वायरल हो गया, जिस गर्भगृह की तस्वीरें खींचना तक सख्त बैन है, उसको नहीं खींच सकते आप। उसका वीडियो आज वायरल हो गया और इस वीडियो को फेसबुक और यूट्यूब पर शेयर किया गया। अब इसमें रुद्रप्रयाग प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है, क्योंकि वीडियोग्राफी करना यहां पूरी तरह से बैन है और लॉकडाउन के दौरान केदारनाथ धाम में सिर्फ परंपरागत पूजा के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन यहां केदारनाथ के रावल भीमाशंकर लिंग का पूजा करते हुए वीडियो वायरल हुआ है और ये वीडियो गर्भगृह में पूजा के दौरान बनाया गया है। केदारनाथ के रावल क्वारंटीन के बाद केदारनाथ गए थे और पूरे मामले की जिला प्रशासन को कोई जानकारी नहीं है। अब इस पर खासा विवाद हो गया है। मैंने फोटो तक नहीं देखी है, लिंग के अंदर लिंग की कोई फोटो खींचे और उस लिंग की फोटो को वायरल करे, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। और सोशल मीडिया पर इस प्रकार से अगर वायरल होता है, और सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि वहां के जो हर्ताकर्ता रावल हैं, श्री भीमाशंकर लिंग जी, वो केदारनाथ के रावल हैं और केदारनाथ का प्रचार प्रसार करने की जिम्मेदारी उनको सरकारी तौर पर दी गई है, जिसकी उनको तनख्वाह मिलती है। और इस प्रकार वो बैठ रखे हैं और उनका वीडियो बनाया जा रहा है, इस वीडियो को वायरल किया जा रहा है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसमें जिसने भी यह वीडियो बनाया है, उस वीडियो को पूरा उसकी पड़ताल होनी चाहिए और पड़ताल के उपरांत उस पर सूचना प्रौद्योगिकी का मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए, ताकि इस प्रकार के वीडियो भविष्य में वायरल न हो और इससे लोगों की श्रद्धा निश्चित ही घटेगी। और बातचीत करने के लिए शैलेंद्र इस वक्त हमारे साथ रुद्रप्रयाग से जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, जिस तरह से लगातार हम इस खबर को दिखा रहे हैं कि किस तरह से केदारनाथ गर्भगृह के वीडियो बनाकर वायरल कर दिया गया, किसी को इस बात की जानकारी नहीं लगी है, क्या अब जब ये वीडियो सब जगह पहुंच चुका है, सबने ये वीडियो देख लिया है, तो अब किसी तरह की कोई कार्रवाई की बात हो रही है क्या? जी बिल्कुल, मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि जो उत्तराखंड के जो धाम है, चारों धाम है, और इसके सिवाय भी जो प्रमुख मंदिर हैं, चाहे वो कहीं पे भी हो, सभी में ये वर्जित रखा जाता है कि गर्भगृह को कम से कम जो है कैमरों से दूर रखा जाए, क्योंकि भक्तों की उसमें आस्था होती है और उनकी फोटो के साथ कई तरह की छेड़छाड़ हो सकती है अगर वो वायरल होती हैं। तो केदारनाथ के साथ भी ये परंपरा हमेशा जुड़ी रही है। केवल आप 2013 की आपदा में इस तरह की कुछ फोटोज वीडियोज वहां वायरल हुई थी और उस समय भी बहुत बड़ा इसको लेकर विवाद हुआ था। यहाँ तक कि जब भारत के प्रधानमंत्री भी वहां पर आए थे, उस दौरान भी इस नियम को नहीं तोड़ा गया, बहुत दूर से बाहर से जो है इसको कवरेज किया गया और इस पर भी तब छोटे मोटे उस समय सवाल उठे थे। लेकिन अब जो है जिस तरह से तमाम जो नियम कानून, जो परंपराएं हैं, उनको ताक पर रख करके मंदिर के अंदर जो है जाकर के और पूरे वीडियो वायरल किया जाता है। और सबसे बड़ा सवाल तो ये खड़ा होता है कि जिन लोगों पर इन परंपरा को बनाने की जिम्मेदारी है, वो सबसे जगत गुरु जो शंकराचार्य हैं, जो केदारनाथ के भीमाशंकर लिंग, वो जगत गुरु जो रावल हैं भीमाशंकर लिंग, वो जो हैं खुद जो है एक वीडियो में दिखते हैं कि वो केदारनाथ में धाम में गर्भगृह में पूजा कर रहे हैं और वो तसल्ली से जो है, जो वीडियो बनाने वाला है वो तसल्ली से इस वीडियो को बना रहा है। तो कहीं ना कहीं नियमों को तोड़ा गया है। और दूसरा वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हुआ है, जिसमें कोई इंडिविजुअल व्यक्ति है जो इस वीडियो को बनाता है और उससे पहले पूरी तरह से चुनौती देता है वो सोशल मीडिया में कि जो है मैं इस तरह का वीडियो बना रहा हूं और आप सब लोग जो है केदारनाथ के गर्भगृह का पहली बार दर्शन करेंगे। और तो इस तरह की वहां पे जो घटनाएं हो रही हैं, सवाल ये खड़ा होता है कि वो आदमी लॉकडाउन के दौरान मंदिर में कैसे गया और कैसे उसने तमाम जो है वहां पे, क्योंकि सुरक्षाकर्मी भले ही वहां पे भक्त ना हो, लेकिन सुरक्षाकर्मी वहां आज भी हैं, उन सुरक्षाकर्मियों को दरकिनार करते हुए उसको वीडियो बनाने की वहां पे परमिशन दी गई। उसने सोशल मीडिया में वीडियो अपलोड किया। 3 तारीख को ये वीडियो अपलोड हुआ है। क्या अब पुलिस उस सोर्स तक पहुंची है जहां से ये डाउनलोड किया गया, जहां पर वायरल किया गया इस वीडियो को? कुछ बता रही है पुलिस की? क्या मंदिर प्रशासन ने, जो केदारनाथ मंदिर प्रशासन है, क्या उन्होंने इस बात की शिकायत पुलिस में की और पुलिस अब किसी नतीजे तक पहुंची है, या फिर अभी तक इसमें मामले को संज्ञान में भी नहीं लिया गया है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, इस पूरे प्रकरण के बाद जो है जिस तरह से न्यूज 18 ने प्रमुखता से खबर उठाई है, उसके बाद पूरे प्रशासन में हड़कंप है। भले ही 4-5 दिन से ये वीडियो वायरल हो रहा था और इसकी भनक जो है जिला प्रशासन को नहीं थी कि इस तरह की वीडियो वायरल हो रहे हैं और ये नियम विरुद्ध है इस तरह की, क्योंकि केदारनाथ एक आस्था का विषय है, करोड़ों लोगों के लिए, पूरी केदार घाटी के लिए लोगों के आराध्य देव हैं।
तो वहां पर इस तरह की अगर बातें हो रही हैं तो किस संज्ञान का लिया जाना चाहिए था, स्वतः संज्ञान लिया जाना चाहिए था सोशल मीडिया का, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं लिया गया। और अब जब जो है न्यूज 18 ने प्रमुखता से ये खबर चलाई है तो उसके बाद प्रशासन हरकत में आया है। जिला अधिकारी जो है मंगेश गिलियाद, उनसे हमारी बातचीत हुई है तो उनका कहना है कि शाम तक जो है इस पूरे मामले का जो है वो जांच के बाद जो है पूरा अपना भर्जन देंगे। बिल्कुल, तो हमने जिस तरह से लगातार खबर दिखाई है, अब डीएम ने कहा है कि इस पर जांच होगी और पूरे मामले को देखा जाएगा कि किस तरह से गर्भगृह जो कि प्रतिबंधित क्षेत्र है, वहां आप मोबाइल या फोटोग्राफी नहीं कर सकते हैं, नहीं ले जा सकते हैं, वहां की फोटो निकलकर अब वायरल हो रही है जो कई सवाल खड़े करती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र, हमसे बातचीत करने के लिए। और अब बात करते हैं लॉकडाउन में फंसे लोगों की। तो उत्तराखंड सरकार बाहरी राज्यों से लगातार लोगों को बसों के जरिए ला रही है, लेकिन इस बीच गुरुग्राम से बेहद हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई है, जहां पर हजारों की संख्या में उत्तराखंड के लोग गुरुग्राम की बस का इंतजार कर रहे हैं और अब इन लोगों ने घर जाने से इनकार कर दिया है और जब तक बस नहीं आ जाती तब तक यहीं पर डेरा डालने की बात कही है। इन लोगों में महिलाएं, बच्चे, सभी लोग शामिल हैं। हालांकि उत्तराखंड सरकार की तरफ से कुछ बसों को यहां भेजा गया था जिसमें कई लोगों को उत्तराखंड ले जाया गया है, लेकिन ज्यादातर लोग यहीं रह गए। अब पुलिस की तरफ से अनाउंसमेंट किया गया है कि अब 2 दिन बाद बस आएगी, लेकिन लोगों का कहना है कि चाहे 2 दिन बाद बस आए या फिर 1 हफ्ते बाद, अब वो वापस नहीं जाएंगे और यहीं पर बसों का इंतजार करेंगे। आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से हजारों की तादाद में भीड़ गुरुग्राम में मौजूद है और ये लोग बसों का इंतजार कर रहे हैं और बस नहीं आने के वजह में इनका कहना है कि वो वापस घरों की तरफ नहीं आएंगे, चाहे इसके लिए उनका लंबा इंतजार क्यों ना करना पड़े। और उधम सिंह नगर के खटीमा में राहत शिविरों में रह रहे नेपाल के नागरिक फिर से झुंड में सड़कों पर घूमते दिखाई दिए। सड़क पर घूम रहे नेपाली नागरिकों का कहना है कि वो रुद्रपुर और खटीमा राहत शिविरों में रह रहे थे। जिला प्रशासन द्वारा घर जाने के लिए छोड़ा गया है और वहीं प्रशासन के अधिकारी इस मामले पर कुछ भी कहने से बच रहे हैं। तो वहीं नेपाल के नागरिकों का इस तरह से राहत शिविरों में सड़क पर घूमने पर अब कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। हमें जो हमारी जो जोगबुड़ा पुलिस थाने से उन्होंने हमसे जो मार के सर भगा दिया सर वहाँ से। अब सर हमें कल रात को सर पैदल चल के आ रहे, हमें पानी भी नहीं मिला। अभी खंड रुद्रपुर में रह रहे थे हम, पहले तो पंतनगर में रह रहे थे, उसके बाद स्वामी राधा स्वामी वहाँ पर संस्था में रखा गया, उसमें 5 दिन के टाइम दिया गया। टोटल हम 25 दिन रहकर आए। जो नेपाल के लोग हैं खटीमा राहत शिविर में उनको रखा गया था, उनको कल रात भेज दिया गया। तो मेरा ये कहना है कि जब तक जाने की व्यवस्था नहीं हो जाती और लिखित प्रशासन के आदेश नहीं आ जाते नेपाल और हिंदुस्तान के, तब तक इनको राहत शिविर में रखा जाना चाहिए, इनको भ्रमित करके। और टेरी जिले के अन्य राज्यों में फंसे लोगों को उनके घर पहुंचाने का काम जारी है। हेल्थ चेकअप के बाद अभी तक करीब 2500 लोगों को दिल्ली, हरियाणा, पंजाब से घनसाली, प्रतापनगर, रुद्रप्रयाग, जाखड़ी, धार पहुंचाया जा चुका है और 14 दिन के क्वारंटीन पर रखा गया है। न्यूज 18 से बातचीत में हरियाणा में फंसे युवक को अपनी आपबीती सुनाई और फिर घर पहुंचने पर खुशी जताते हुए राज्य सरकार का धन्यवाद भी किया। लॉकडाउन के चलते जो लोग बाहर फंस गए थे, खासकर गुड़गांव, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, अब सरकार द्वारा पहल की गई और उन लोगों को लाया जा रहा है। कल रात टिहरी में करीब 26 गाड़ियां पहुंची, जिसमें युवाओं को जो लोग थे उनको लाया गया और इन होटलों में इनको रखा गया और इसे साथ ही साथ इनकी थर्मल स्क्रीनिंग की गई, हेल्थ चेकअप किया गया और इन्हें सैनिटाइज किया गया है। ये जो 3 होटल यहाँ पर को हायर किए गए, यहाँ पर को इनको रखा गया और साथ ही साथ इनके घर भेजने की व्यवस्था भी की जा रही है। जो प्रतापनगर है या जो घनसाली जाना चाहते हैं, कुछ लोग हैं, आइए उनसे बातचीत कर ले। कितनी परेशानी हुई थी लॉकडाउन के बाद से? सर काफ़ी दिक्कत हुआ वहाँ पे, हमें वहाँ पे नौकरी मिल गया तो सैलरी भी नहीं दे रहे थे, 1 दिन है ना, तो वहाँ पे फिर कमरा किराया भी बहुत महंगा था, तो खाना खुने का हर चीज़ का बहुत दिक्कत हो रहा था। तो हम लोगों ने सोचा कि अब हम यहाँ पे ज़्यादा दिन नहीं रह सकते, तो हम लोगों ने वहाँ से ऑनलाइन हमने बस का वो करवाया, ट्रेन के भी करवाया, बस का भी करवाया। तो हम लोग वहाँ पर काफ़ी लोग थे ना, तो हम लोगों ने सोचा एक बार हम कर लेते कोशिश। तो सरकार ने एक अच्छी पहल करी, अब आप लोग घर पहुँच जाएंगे? हाँ, सरकार ने अच्छा किया है, हमें घर तक पहुँचा दिया है, तो बहुत जो भी परेशानी थी अब सब ठीक हो गया। सौरभ सिंह, न्यूज़ 18।
और ऋषिकेश के एक युवक में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से एक बार फिर से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। युवक ने 6 मई को रुड़की के 2 अस्पतालों में अपना स्वास्थ्य परीक्षण करवाया, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की टीम दोनों अस्पतालों के कर्मचारियों से पूछताछ भी की। उसके बाद अन्य लोगों को ट्रेस किया जाएगा। वहीं युवक के गांव को कल देर रात ही सील कर दिया गया। साथ ही परिवार के 4 सदस्यों को क्वारंटाइन कर दिया गया और उनके सैंपल लिए जाएंगे। एक अस्पताल के 2 लोगों को भी क्वारंटीन कर दिया गया है। 5 और 6 को घर से बाहर निकले हैं और 2 अस्पतालों में इन्होंने अपना अल्ट्रासाउंड और सीटी कराया है। और एक जहाँ जिस अस्पताल के बाहर खड़े हैं ये रामपुर मैक्स हॉस्पिटल है और दूसरा विनय विशाल है। इन दोनों में इन्होंने विजिट किया है। तो उसके तहत अब ये होता है कि इनके कॉन्टैक्ट्स जो हैं। और सरकार चाहे मास्क पहनने को लेकर लाख आदेश दे, लेकिन लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं। अपने फेस को कवर करने के बजाय लोग मास्क को गले पर तो लटका रहे हैं, लेकिन चेहरे पर लगा नहीं रहे। पूछने पर अलग अलग तर्क देते नजर आए। राजधानी देहरादून की सड़कों पर ऐसे तमाम लोग नजर आए जो मास्क पहनने को तैयार नहीं है और पूछने पर अलग अलग बहाने देते हैं। आप खुद ही सुनिए। सॉरी सर, जल्दी में भूल गया था, थोड़ा मार्केट में सर बुक लेने जा रहा था ना, तो सर जल्दी में भूल गया था। अरे गर्मी लग रही मुझे। गर्मी लग रही है इसलिए नहीं पहना मैंने। वी आर फील वेरी सॉरी। एक्चुअली क्या है, पीछे ही हमने बाइक खड़ी करी थी कुछ सामान के लिए, हेलमेट और मास्क हमारा निकल गया और हम गाइडलाइंस पूरी फॉलो कर रहे हैं, पूरा देहरादून कर रहे हैं और हम सॉरी। लाख कोशिशों कवायदों के बाद भी लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं। मास्क पहनने को लोग राजी नहीं हो रहे हैं। पुलिस की टीम लगातार उन्हें समझा रही है कि मास्क पहने, लेकिन तरह तरह के लोग यहाँ पर बहाने बनाते हुए नजर आ रहे हैं। ये भी कहा जाएगा कि जिला प्रशासन की तरफ से ये कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के नजर ना आए, लेकिन उसके बावजूद लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं और जो लोग पहन भी रहे हैं वो उससे अपना फेस कवर नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन्हें सिर्फ शो के तौर पर लोगों ने लगाया हुआ है। और इसके पीछे तर्क यहाँ पर लोग अलग अलग देते हुए नजर आ रहे हैं। कोई कहता है गर्मी लग रही, कोई कहता है सांसें रुकती हुई नजर आ रही हैं। हम अगर खुद जागरूक नहीं होंगे तो फिर इन तमाम कवायदों का कोई फायदा नहीं है। कैमरा पर्सन अनिरुद्ध रावत के साथ भारती सकलानी, न्यूज़ 18 देहरादून। और उधम सिंह नगर के मलसा गिरधरपुर गांव में गोलीकांड के मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री तिलकराज बेहड़ शनिवार को एसएसपी दफ्तर के बाहर धरने पर बैठे। इसी मामले में पुलिस ने बेहड़ पर लॉकडाउन उल्लंघन का मुकदमा दर्ज किया। बेहड़ ने गोलीकांड के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए खुद के खिलाफ खुद दर्ज मुकदमे को वापस लेने की मांग की। बेहड़ ने इसे राजनीतिक मुकदमा करार दिया। हम आपको बता दें कि बेहड़ के धरने को कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत, पीसीसी प्रीतम सिंह और नेता प्रतिपक्ष इंद्र हृदयेश ने समर्थन दिया है। तो देखिए, ये मुकदमा मेरे खिलाफ जो बनाया गया ये झूठा है, एक षड्यंत्र के तहत है। मैंने कोई लॉकडाउन का पालन नहीं किया। मेरा तो पुलिस को चैलेंज है कि मेरे लॉकडाउन उल्लंघन के प्रूफ दे दें मुझे, तो मैं मानने को तैयार हूँ। जब मैंने उल्लंघन किया ही नहीं तो प्रूफ कहाँ से देंगे? झूठा मुकदमा है, मुलजिम गिरफ्तार नहीं हुए अभी तक। पुलिस लिपापोती करना चाहती है। हायर किए हुए मुलजिम है जो अभी हत्या जेल से छूट के आए हैं, उन लोगों ने गोलियां चलाई हैं। चौकी इंचार्ज इसके अंदर लिप्त है, पुलिस के आला अधिकारी लिप्त हैं, जिन्होंने मुझको दबाने के लिए, क्योंकि मैं पैरवी करूंगा इस केस की, मेरे रिश्तेदार है, मेरा गाँव है, पैतृक गाँव है, कि कोई न कोई नेता सामने आएगा, इसलिए मुझे दबाने की इन्होंने। और पूर्व मंत्री तिलकराज बेहड़ पर केस दर्ज करने के विरोध में कांग्रेस नेता एकजुट होते दिखाई दे रहे हैं। देहरादून में प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह समेत तमाम नेता धरने पर बैठे हैं। प्रीतम सिंह का कहना है कि अपने गांव में विवाद सुलझाने जाने के लिए गए बेहड़ पर लॉकडाउन तोड़ने का केस दर्ज करना गलत है और कांग्रेस इसका आगे भी विरोध करेगी। वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत ने भी तिलकराज बेहड़ पर केस के खिलाफ विरोध जताया। हरीश रावत ने दिल्ली स्थित अपने घर पर सांकेतिक धरना दिया। इस दौरान हरीश रावत ने कहा कि वो लॉकडाउन में अपने घर पर हैं, अकेले ही धरने पर बैठे हैं। हरीश रावत ने कहा कि वो इस मामले पर पुलिस के फैसले का विरोध करते हैं। कांग्रेस नेता तिलकराज बेहड़ पर मुकदमा दर्ज होने के बाद खटीमा में भी कांग्रेसी कार्यकर्ता धरने पर बैठे हैं। शहीद स्मारक में धरने पर 4 कांग्रेसी कार्यकर्ता एक साथ बैठे हैं। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री भुवन कापड़ी ने कोरोना संकट पर सरकार पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए पूर्व मंत्री बेहड़ पर दर्ज किए मुकदमे को वापस लेने की बात कही। देशपूर्ण भावना से चल रहा है, जैसे कि हमारे पूर्व मंत्री तिलकराज बेहड़ जी
जब गांव में स्थिति ये थी कि आगजनी हो जाती, गांव में दंगा हो जाता, उसे समझाने के लिए लोगों के पास पहुंचे तो पुलिस ने उन पे जो है ज़बरदस्ती मुकदमा लिखा। ऐसे ही हमारे यूथ कांग्रेस के कई साथियों पर, अब्दुल कादिर जी और कई साथी देहरादून पर, जिनको जो है काम करने नहीं दिया जाए। और कहावत है, जान है तो जहान है, लेकिन इस कहावत को झूठी साबित कर रही है देहरादून में ड्यूटी पर तैनात महिला कर्मी, जिनको सरकार ने सुविधा तो दी, लेकिन महामारी के दौरान ये महिलाएं फर्ज को ही आगे रख रही हैं। राज्य सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान बुजुर्ग लोगों और गर्भवती महिलाओं को वर्क फ्रॉम होम या फिर छुट्टी पर रहने की बात कही थी, लेकिन देहरादून में ऐसी महिला पुलिसकर्मी भी हैं जो प्रेग्नेंट हैं और जिन्हें इस समय आराम की सख्त जरूरत है, लेकिन फिर भी वो महामारी में अपना काम बखूबी कर रही हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, इस समय कोरोना की स्थिति चल रही है, देश में संकटकालीन स्थिति है और मैं भी चाहती हूँ, क्योंकि मैं सरकारी कर्मचारी हूँ, मैं भी अपना योगदान देना चाहती हूँ इस संकट में। और छुट्टी का प्राविधान भले हो, लेकिन हमारी भी एक जिम्मेदारी है कि हम समाज के प्रति अपनी उस भूमिका को इस समय निर्वहन करें, तो मैं वही दायित्व निभा रही हूँ। इन महिला पुलिसकर्मियों से अधिकारियों ने घर में रहने को कहा है, लेकिन महिलाओं ने इस महामारी के दौरान पहले फर्ज को रखा, जिस पर पुलिस ने इनको फील्ड ड्यूटी से हटाकर थानों में ही ऑफिस ड्यूटी दी। दोनों को ही छुट्टी का प्रावधान भी है और इनसे फील्ड ड्यूटी भी नहीं ली जा सकती है। तो इनके द्वारा खुद ही अपनी स्वेच्छा से बताया गया कि इस समय लॉकडाउन चल रहा है, देश संकट में है, तो हम भी अपना योगदान देना चाह रहे हैं। तो उसी परिप्रेक्ष्य में इनसे जो है थाने पर ऑफिस ड्यूटी ली गई। महिला कर्मचारी हैं जो वैसे छुट्टी के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन वो फिर भी लगातार ड्यूटीज़ कर रही हैं और कई जगह ऐसा भी है जहाँ पर हमने ड्यूटी आवर्स को कम किया है, लेकिन उसके बाद भी जो हमारे कर्मचारी हैं वो बिल्कुल मनोयोग से जो है वो बहुत काम कर रहे हैं। फर्ज के सामने अपने स्वास्थ्य की भी चिंता न करने वाली ऐसी ही 5 महिला पुलिसकर्मी हैं जो सच्ची कोरोना वॉरियर्स बनी। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सतेंद्र बर्थवाल की रिपोर्ट। और चंपावत में कोरोना वॉरियर्स प्रशासन की ताकत बने हुए हैं। लॉकडाउन में अपने तरीके से आम आदमी के मददगार बने कोरोना वॉरियर्स ऑफ द डे चिन्हित कर सम्मानित कर रहे हैं। चंपावत एसपी का कहना है कि लॉकडाउन में बेहतर काम करने वालों को सम्मानित करने से दूसरों को संदेश मिलता है। वहीं राहत शिविरों में जाकर लोगों से मनोरंजन कर रहे हैं। गायक शेरी को अब कोरोना वॉरियर्स ऑफ द डे चुना गया है। उन पर हम प्रति दिवस जो भी कोरोना के अगेंस्ट बेहतरीन कार्य कर रहे हैं, भले ही वो हमारे विभागीय लोग हों, वो जनता के लोग हों, उनको हम एक तो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उनको सम्मानित कर रहे हैं और जनता को भी ये बता रहे हैं कि ये लोग इस प्रकार से बेहतरीन कार्य कर रहे हैं, तो जनता में भी उनका सम्मान बढ़ता है। तो सेम वे मुझे ये फील ज़रूर था कि अगर इस समय हम शोज़ कर सकते हैं तो कैसे वो डिस्टेंसिंग जो मेंटेन करते हुए हम लोग कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं पहले दिन से ये सवाल था कि वो एक चैरिटी शो हो सकता है जहाँ पे आप किसी चीज़ की उम्मीद या आस ना रखें कि हमें क्या मिलेगा, सिवाय इसके आप ये सोच के चले कि हम लोगों को क्या दे सकते हैं। तो मेरी पूरी कोशिश ये थी और बस ये छोटे से प्रयास हैं। और पर्वतीय क्षेत्र में वेंटिलेटर नहीं होने से कई लोगों की जान चली जाती है। अब कोरोना संक्रमण में अल्मोड़ा जिला अस्पताल में 5 वेंटिलेटर आ गए हैं और इसके साथ ही डिप्टी स्पीकर ने कहा कि जिलों के अन्य अस्पतालों में भी राज्य सरकार जल्द ही वेंटिलेटर खरीद इसमें लोगों की जान बचाई जाए। और कहा कि सरकार इस वर्ष अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज की भी शुरू करने के प्रयास में है। अल्मोड़ा शहर में हर साल पेयजल संकट रहता है, जिसे लेकर कोसी बैराज से 10 करोड़ की लागत से एक ट्यूबवेल को बनाया गया है, इनमें से जिसे जिले के लोगों की प्यास नहीं बुझा पा रहा है। पेयजल संकट रहता है, इसे देखते हुए अल्मोड़ा में 2016 में 10 करोड़ की लागत से ट्यूबवेल बनाया गया, लेकिन घटिया निर्माण के चलते यह हमेशा से ही विवादों में रहा। साल 2018 से लगातार जांच की मांग की गई थी, लेकिन जांच नहीं हुई। अब एक बार फिर इंटेकवेल निर्माण में धांधली की जांच की मांग उठी है। हाँ, इंटेकवेल जो है उसमें कुछ बहुत सारी खामियां थी, उसका रिपेयर भी किया गया था। हमने उसकी जांच के लिए कहा था और मेरी जानकारी में आया भी जांच हुई नहीं। मैं उसको दोबारा इंटेकवेल का निर्माण कांग्रेस की सरकार के दौरान शुरू हुआ था, तब बीजेपी ने सत्ता में आते ही जांच की बात कही थी, लेकिन 3 साल बीतने के बाद भी जांच न होने पर अब कांग्रेस ही बीजेपी पर सवाल उठा रही है।
जब प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और उन्होंने कहा कि हम जो पेयजल योजना के लिए जो इंटेक वेल बनाया उसकी जांच करेंगे और एसआईटी से मांग भी करी, लेकिन अभी तक उसमें कोई जांच नहीं की गई, सिर्फ खानापूर्ति करी गई है। और हम पुनः मांग करते हैं कि अल्मोड़ा वालों को पेयजल उपलब्ध कराया जाए। करोड़ों की लागत से बने कोसी नदी में इंटेक वेल पहली ही बारिश को नहीं झेल पाए हैं। 3 दिन से अधिक समय हो गया है कि अल्मोड़ा नगर के लोगों को पानी नहीं मिल पाया है। इस इंटेक वेल की जांच को लेकर पूर्व जिला अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था कि एसआईटी की जांच कर इस मामले को दूध का दूध पानी का पानी किया जाए, लेकिन 1 साल से अधिक का समय बीत गया है। अभी वो जांच सिर्फ फाइलों में ही अटकी हुई है। अब देखना होगा कि क्या इंटेक वेल की जाँच होकर दोषियों पर कार्रवाई होगी या सिर्फ फाइलों में ही कागज घूमते रहेंगे। किशन जोशी, न्यूज़ 18 अल्मोड़ा। और तीर्थ नगरी ऋषिकेश प्राचीन समय से ही धर्म कर्म और पूजा पाठ के लिए जाना जाता है, लेकिन लॉकडाउन के चलते वैदिक कर्मकांड, पूजा पाठ और मंदिर सब बंद। धार्मिक गतिविधियां शुरू न होने से पुरोहितों के सामने अब रोजी रोटी का संकट आ गया है। ऋषिकेश के तीर्थ पुरोहित सरकार से मांग कर रहे हैं कि वैदिक कर्मकांड, पूजा पाठ और मंदिरों को खोला जाए। है कि मंदिर का कार्यक्रम भी बंद पड़ा हुआ है और गंगा जी का कार्यक्रम भी बंद पड़ा हुआ है। गंगा जी में आ रहे लोग नहीं, इधर आ रहे मंदिरों में आ रहे, तो इसीलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूँ जी कि मंदिर में यात्री आए इस प्रकार। अब मैं सरकार को कहूँगा विधिवत रूप से आप इसको सुचारू रूप से चालू कीजिए, जिससे ब्राह्मण लोग एक वृत्ति होती है जो बेचारा करके अपनी रोजी करता है। अगर ये नहीं होगा तो हम तो मरे के समान हैं। और लॉकडाउन का असर आदमी के साथ साथ जीव जंतुओं पर भी पड़ा है। आमतौर पर छिपे रहने वाले सांप लॉकडाउन के चलते मस्ती के मूड में नाचते हुए नजर आए। सांप का ये वीडियो ऋषिकेश के भोगपुर क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पर अचानक 2 नागिन मस्ती के मूड में नाचते हुए नजर आए, जिसे ग्रामीणों ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, लोग घरों के अंदर हैं तो अब पशु पक्षी तमाम ऐसी चीजें जो जानवर हैं वो अब खुलेआम घूम रहे हैं और गाहे बगाहे इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं। जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, इस तस्वीर में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से नागिन बिल्कुल स्वच्छंद होकर बिना डर के घूमते नजर आ रहे हैं। और ऋषिकेश से बड़ी खबर आ रही है, यहां पर शिवाजी नगर में 2 पक्षों में विवाद हुआ है, पथराव हुआ है इसके बाद, और यहां पर एक नवजात बच्चे की मौत तक हो गई है। पथराव के दौरान वहां से गुजर रहे दंपत्ति की गोद में 7 महीने का बच्चा था और बच्चे को पत्थर लगा, जिसके बाद अस्पताल में बच्चे की मौत हो गई। बच्चे के पिता ने इस पूरे मामले को लेकर केस दर्ज कराया है। तो पथराव हो रहा था और वहां से गुजर रहे एक दंपत्ति की गोद में 7 महीने का बच्चा था। इस पूरे पथराव, इस पूरे विवाद में उसकी मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि वहां से नवजात बच्चे की मौत हो गई है और वहां से गुजर रहे दंपत्ति की गोद में ये बच्चा था, जिसके बाद उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। अब बच्चे के पिता ने केस दर्ज कर लिया है। तो इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।